तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब हम बातचीत करेंगे उस टीकाकरण अभियान के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगे झटके के संदर्भ में। जिस भारत ने तीसरी लहर के आने की संभावनाओं को न्यूनतम कर दिया है, उसका सबसे बड़ा कारण माना गया वैक्सीनेशन। भारत में वैक्सीनेशन अपने आप में पूरी दुनिया के लिए अचंभे का विषय बना हुआ है। अगर आज की तारीख के आंकड़े की बात करें तो अब तक भारत में 82,65,15,754 डोजेज वैक्सीन के दिए जा चुके हैं। पूरी दुनिया में भी शायद इतने डोजेज न दिए गए होंगे जितने भारत ने अपने निवासियों को उपलब्ध करा दिए, और इसी के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी को काबू में रखने में भारत सफलता हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में वैक्सीन मूलतः 2 टीकों के माध्यम से ही सर्वजन तक पहुंची, एक कोविशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका के सहयोग के साथ में निर्मित थी, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त थी। दुनिया के तमाम देशों को भारत ने अपनी ओर से यह वैक्सीन उपलब्ध भी कराई। पूरी दुनिया ने भारत की इस उदारता की सराहना भी की। सत्तारूढ़ दल को देश के अंदर इसको लेकर किसी स्तर पर आलोचना का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए हमने ये व्यवहार किया। लेकिन क्या अचंभे की बात है कि जिस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के माध्यम से ब्रिटेन कोरोना पर काबू पा रहा है, वही ब्रिटेन अब भारत के संदर्भ में यह फैसला ले लिया है कि जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है उनको अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। 4 तारीख के बाद अगर भारत का कोई व्यक्ति कोविशील्ड या कोवैक्सीन के डोजेस के साथ में ब्रिटेन पहुंचता है तो वहां की सरकार ये व्यवहार करेगी कि आपने वैक्सीन ली ही नहीं है, और इसके तहत नए किस्म के प्रतिबंधों का सामना आपको करना पड़ेगा। क्या ये वाकई वैक्सीन के संदर्भ में लिया गया फैसला है, या भारत के साथ गुलामी के दौर के अतीत को याद दिलाने की कोशिश है और हिंदुस्तान के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने की कोशिश है? समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अनिल गोयल साहब जो IMA के सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब पूर्व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एडवांस साइंस ऑफ वैक्सीनेशन, और डॉक्टर रितु सक्सेना जी। थोड़ी देर में हमारे साथ में वेद प्रताप वैदिक भी होंगे जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब, आपसे समझना चाहूंगा क्या है ये जिस कोविशील्ड को पूरी दुनिया में लगवाया जा रहा है, जिस कोविशील्ड के माध्यम से इंसानों की जान बचाई जा रही है, उस कोविशील्ड को ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका के नाम से लगाया जा रहा है। वही कोविशील्ड लगवाकर अगर हिंदुस्तान का नागरिक अब ब्रिटेन पहुंचेगा तो उसे अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। किस दृष्टि से देखते हैं आप इसे? हिमांशु जी, बहुत अच्छा सवाल है। और जी, अगर आप ये देखें कि वैक्सीन बनाने वाले देश कौन कौन से थे अब तक? जी, 4 जगह बनती थी, बेल्जियम में, जी, यूके में, USA में और फ्रांस में। जी, फाइजर, MSD, GSK और जॉनसन जॉनसन तो अब आया है वैक्सीन में। ये 4 लोग बनाया करते थे और इन्हीं के टीके अधिकतर भारत में आ रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नई बीमारी के प्रति भारत ने एक स्वदेशी वैक्सीन तो बनाई, प्लस साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के लाइसेंस के तहत ये वैक्सीन अपने देश में बनाई। जी, इतने 1.5 साल से लगभग इंटरनेशनल ट्रेवल खत्म है। हम भारतीय कहीं जा तो नहीं रहे थे, ना हम अमेरिका जा रहे थे, ना इटली जा रहे थे, ना यूरोप जा रहे थे, ना इंग्लैंड जा रहे थे। उसके उपरांत भी उनके यहाँ तो केसेस बढ़ रहे थे। जी, यानी कि हम तो कहीं से भी दोषी नहीं थे ना। जी, आपके यहाँ केस बढ़ने में, आप कल ही अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पेनिश फ्लू से जितनी मौतें हुई थी अमेरिका उस संख्या को भी पार कर चुका है। हम तो नहीं जा रहे थे अमेरिका में देने के लिए। मैंने अपने आपके फर्स्ट हाफ में डिस्कशन में कहा था, यही सबसे बड़ी समस्या है। ये फार्मा वॉर है जिसके पीछे भारत को एक बलि का बकरा बनाया गया है। हमारे यहाँ से तो कोई नहीं आया था। जो स्थिति हमारे यहाँ इस साल हुई, इटली में तो पिछले साल हुई थी जी। लोग सड़कों पे मर रहे थे, कुछ नहीं था। अब वहां की ऑक्सीजन या वहां की बेड की अनुपलब्धता को लेकर रो रहे हैं। मुझे डॉक्टर कृष्णा अल्ला जिन्होंने की कोवैक्सीन बनाई है, उनका एक डायलॉग याद आता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, वो भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं,
जी कि अगर यही वैक्सीन जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने सेकेंड वेव में बनाई होती तो शायद किसी को WHO का लाइसेंस तक नहीं मिलता, क्योंकि ये पुराने स्ट्रेन के हिसाब से डेवलप की गई थी। और हमारे पास एक अद्भुत होलसेल वैक्सीन है जो कोवैक्सीन प्लेटफॉर्म पे है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो बच्चों में 13 टीके लगते हैं विभिन्न प्रकार के, उसमें से 9 टीके उसी प्लेटफॉर्म पे लगते हैं, यानी कि सब किल्ड वैक्सीन है जो सक्सेसफुल है। डॉक्टर गोयल तो जानते होंगे, डीपीटी सबसे पुरानी किल्ड वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन वो किल्ड वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन वो किल्ड वैक्सीन है, पोलियो का इंजेक्शन वो किल्ड वैक्सीन है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हमने उस प्लेटफॉर्म पे बनाया उस वैक्सीन को जो कि अगर स्ट्रेन चेंज भी होगा जी तब भी फर्क नहीं आएगा। 80 करोड़ को लगने के बाद इंग्लैंड को याद आ रहा है, ओ अच्छा तूने मेरा पानी झूठा कर दिया, मैं तो तुझे मारकर खाऊंगा। ये लगभग वही पंचतंत्र की कहानी वाली आदत है। जी आपने ही प्लेटफॉर्म डेवलप करा और हमने ही उससे कंट्रोल करा। ये तो केवल एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बिगाड़ने वाली बात है। वैक्सीन में हमारी कोई कमी नहीं है। मैं डॉक्टर अनिल गोयल साहब के पास में रुक करता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं। भारत चिकित्सकों की दृष्टि से इतना बड़ी जगह है और वहां के संदर्भ में इस तरीके की बात कही गई है। बतौर चिकित्सक आप किस नजरिए से देखते हैं इसको, डॉक्टर अनिल गोयल साहब? ये लगता है कि वही वैक्सीन जी जब इंग्लैंड में आकर लगती है, जो 5 मिलियन वैक्सीन लगी हैं जो हिंदुस्तान में बनी हुई एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो वो वैक्सीन ठीक है। जी वही वैक्सीन हिंदुस्तान में लग रही है तो उसको कह रहे नहीं साहब अभी हम लोग नहीं मान रहे इसको, अभी हमारे पास इन्होंने ना एप्लीकेशन नहीं दी। EMA जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है जी वो कहती है हमको इसके अप्रूवल के लिए इन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया है। तो मुझे लगता है हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं सिंगला साहब और साथ में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी अभी न्यूयॉर्क में जो न्यूज आ रही है बात कर रहे हैं ब्रिटिश काउंटर पार्ट से। मैं निश्चित रूप से कहूंगा ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इलॉजिकल है, और जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि दे विल टेक रेसिप्रोकल मेजर्स। अगर जी ये इस तरह की बात करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट हैज इट्स राइट्स टू टेक रेसिप्रोकल मेजर्स। ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है, बिल्कुल इलॉजिकल है, इसका कोई औचित्य नहीं। पर डॉक्टर अनिल गोयल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर इसके माध्यम से ब्रिटेन साबित क्या करना चाह रहा है? आप एक बहुत बड़ी संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारी है, किस नजरिए से देखते हैं? इनलॉजिकल है, अव्यवहारिक है, भेदभावपूर्ण है, पर क्यों है? क्या ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जिसके चलते ये कदम उठाया गया है? देखिए कुछ टेक्निकलिटी के आधार पर जो न्यूज आ रही है वो तो यही बोल रहे हैं कि EMA बोलता है कि हमको इन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं किया, जबकि जून और जुलाई के अदूर पूनावाला के स्टेटमेंट है कि हमने थ्रू एस्ट्राजेनेका अप्लाई किया हुआ है। जी तो कहाँ टेक्निकलिटी आ रही है वो तो मुझे लगता है और डीप विषय सोचने का। लेकिन मैं तो सिर्फ इसी एक पॉइंट पर बात कर रहा हूँ कि 5 मिलियन वही वैक्सीन जो यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई वो यहाँ से एक्सपोर्ट पर ब्राइटन को लगी, वो ठीक है, वो वैक्सीनेटेड है। वही वैक्सीन इंडियंस को लगी तो कह रहे वैक्सीनेटेड नहीं है। तो ये डिप्लोमेटिक भी बात मुझे तो बहुत ही गलत लगती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इलॉजिकल है। ये क्यों कर रहे हैं? ये बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। इसको करेंगे तो ये निश्चित रूप से हिंदुस्तानी गवर्नमेंट भी इनको जवाब देगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये फिर जो अभी इनके यहाँ दूतावास में, ब्रिटिश दूतावास ने, उनके राजदूत ने भी बोला है कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट आउट। तो मुझे लगता है कि इनको भी समझ आएगी ये मैटर सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। लेकिन मैं जाना तो चाहता हूं डॉक्टर रितु सक्सेना के पास, लेकिन डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी से हमारी बातचीत संपर्क टूटने के कारण अधूरी रह गई थी। एक बार सुनते हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। और जी अग्रवाल साहब, किसी भी वैक्सीन के अप्रूवल का सिस्टम होता है जिसमें उसको WHO प्री क्वालिफिकेशन मिलता है जी। फिर एक संस्था है गावी जिसको ग्लोबल एजेंसी फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव कहते हैं जी। किसी भी वैक्सीन का WHO प्री क्वालिफिकेशन होने के बाद इट इज मैंडेटरी और अदर इट इज टेकन ग्रांटेड कि वो विश्व के सब देशों में लगाई जा सकती है। जिस वैक्सीन को WHO प्री क्वालिफिकेशन मिल जाता है, कोविशील्ड को WHO प्री क्वालिफिकेशन मिला हुआ था, इसलिए ये कहना कि हम पर अलग से अप्लाई नहीं करा, ये थोड़ा सा केवल एक हैरस करने की बात है और इससे अधिक कुछ नहीं है।
कोई भी वैक्सीन अगर WHO प्री क्वालिफाइड है तो वो लगाई जा सकती है। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। कुल मिला के तकनीकी स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहना है डॉक्टर अतुल अग्रवाल का। मेरे साथ में वेद प्रताप वैदिक जी जुड़े हुए हैं। वैदिक जी से ही पूछते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है, इसके माध्यम से क्या साबित करना चाहता है ब्रिटेन? क्या ये बताना चाहता है कि आज भी वह हमें अपना गुलाम ही मानता है, इसलिए गुलामों को जो वैक्सीन लग रही है वो वैक्सीन उसके देश में स्वीकार नहीं होगी, या और कोई नजरिए से समझे हम इसे? नहीं, इसमें मुझे और भी कई पेच मालूम पड़ते हैं जी। अभी आप देखें कि एक पैक्ट हुआ है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में। जी। वो जो चौगुटा पहले बना था क्वाड जी। वो उसको एकदम नीचे गिराने वाला है जी। और उसके बारे में हमारा विदेश मंत्रालय सफाई दे रहा है जी। कि ब्रिटेन का जो एंग्लो सेक्सन एटीट्यूड है, जी। वो जो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है उसका, जी। वही काम कर रहा है। बल्कि ये मामला ऐसा है कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। जी। ये जो वैक्सीन है आई है ब्रिटेन से हमारे यहाँ, जी। वहीं से लाके हमने इसको डेवलप किया है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाला कोई देश है तो वो भारत। और गुरु को तकलीफ है कि मेरा चेला मुझसे आगे कैसे निकल गया। जी। यानी ब्रिटेन की जनता कितनी है, भारत की एक प्रांत के बराबर है। जी। और भारत इतना बड़ा देश है, उसमें करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग गई है, एक दिन में 2-2 करोड़ लोगों को लगती है। तो ब्रिटेन को इस बात की मैं समझता हूँ कि कोई जलन है जी। कि भारत क्यों आगे बढ़ गया है, इसलिए वो भारत को डिस्क्रेडिट करना चाहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्दी ही उनको समझ आ जाएगी और वो जो बंधन उन्होंने लगाया है उसको वापस ले लेंगे, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो भारत भी फिर मुकाबला करने के लिए तैयार है। ट्रेड पैक्ट होने वाला है, उसकी पूरी तैयारी हो गई। उसके लिए भारत अगर बिदक गया तो ब्रिटेन को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ब्रिटेन अब यूरोपियन कॉमन मार्केट से तो निकल ही गया है, तो वो कॉमनवेल्थ में अपनी पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और भारत का कॉमनवेल्थ देशों में इतना ज्यादा असर है कि वो ब्रिटेन को मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ब्रिटेन इस पर अड़ेगा। आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ही ब्रिटेन ढीला पड़ जाए। पर आपने कहा कि 1-2 दिन में ब्रिटेन ढीला पड़ जाएगा, तो क्या कुछ हमने ऐसा कर दिया है कि ब्रिटेन जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है 2 दिन में ही आप उसके ढीला पड़ने की उम्मीद कर रहे हैं? भारत ने ऐसा क्या प्रतिकार कर दिया है, क्या ऐसा विरोध जता दिया है, या हमने अपनी ताकत का ऐसा कौन सा एहसास अभी अभी में करा दिया है जिसमें ब्रिटेन का रुख बिल्कुल पलट जाने की उम्मीद वेद प्रताप वैदिक जैसा जाना माना शख्स कर पा रहा है? नहीं, ये गुरु चेला सिंड्रोम है जी। और वही वहाँ के कुछ अफसरों ने प्रधानमंत्री को थोड़ा चेका दिया होगा, झटका दिया होगा और ये जारी कर दिया उन्होंने कि भारत के लिए वो सुविधाएं नहीं दी जाएं भारतीय यात्रियों के लिए जो और लोगों के लिए है। जी। मुझे लगता नहीं है कि ये कोई बड़ा मुद्दा बनेगा, ये जल्दी ही इसका हल निकल आएगा। इसका जल्दी हल निकल जाएगा, ऐसा कहना है वेद प्रताप वैदिक जी का। लेकिन डॉक्टर रितु सक्सेना जी, मेरे पास आपसे एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर सवाल है। हमारे देश में विदेश की तमाम गाड़ियां आती हैं, 2 किस्म की होती है वो गाड़ियां, सेम ब्रांड की होती हैं, एक विदेश में बनी हुई, एक भारत में बनी हुई। सामान्य धारणा है कि अगर सुजुकी की गाड़ी विदेश से बनी हुई आई है तो वो ज्यादा बेहतर होती है। मर्सिडीज, ऑडी या BMW की कोई गाड़ी विदेश से आयात होकर आई हुई है तो उसकी क्वालिटी अलग होती है। भारत में बनी हुई गाड़ियां एवरेज होती हैं। इस धारणा के साथ भारतीय जनमानस रहता है। क्या कुछ इसी प्रकार का इस वैक्सीन के संदर्भ में भी है कि जो भारत में बनी है उसमें क्वालिटी के संदर्भ में, उसकी एफिशिएंसी के संदर्भ में, उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में कुछ समझौते हो गए, और जो ब्रिटेन में बन रही है वो बहुत बेहतर क्वालिटी की है, उम्दा क्वालिटी की है, इसलिए ब्रिटेन को ये कदम उठाना पड़ा है? थोड़ा रोशनी देंगे आप, क्या अंतर है एस्ट्रोजेनिका में और कोविशील्ड में? मानसिकता तो है, लेकिन शायद उस मानसिकता को महिंद्रा वालों ने काफी हद तक चोट पहुंचाई है। तो दिक्कत तो आती है अगर कोई ऐसी कंपनी कुछ कर देती है। और रहा सवाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अंतर का, देखिए ये टेक्नोलॉजी है वैक्सीन बनाने की बहुत सारी। जी। कोवैक्सीन में पूरे वायरस को क्रश करके उसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता को खत्म कर दिया गया।
जी TLR6 और 7 उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाए गए, यानी कि एंटीजन तो सारे के सारे जो उस वायरस को जो हम एक कांटेनुमा वायरस कोविड का देखते हैं वो सब हैं। तो अगर एक दो कांटा जिसको कि हम स्पाइक कह रहे हैं वो बदल भी जाता है, 2-4 भी बदल जाते हैं, इट विल बी इफेक्टिव। कोविशील्ड वैक्सीन इज ए मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। इस वैक्सीन में एक या दो स्पाइक जो कोविड के वायरस के ऊपर दिखाए जाते हैं उसको लेके वैक्सीन को डेवलप करा गया है। इसको डेवलप करने के बाद मैन्युफैक्चर करना बहुत आसान है। ये समथिंग लाइक द आपको केवल फोटोकॉपी निकालनी है, और हमने उसको बहुत सफलतापूर्वक फोटोकॉपी निकाला। हम एक महीने में 10,000 या 20,000 लीटर वैक्सीन कोविशील्ड की बना सकते हैं, लेकिन होलसेल किल्ड की 1,000 या 2,000 लीटर ही बना पाते हैं विश्व के अंदर होलसेल किल्ड की। लेकिन हैट्स ऑफ टू भारत बायोटेक जो अगले महीने से 5,000 लीटर पर मंथ की कैपेसिटी पे पहुंचने जा रहा है, जो कि विश्व में आज तक कोई भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं कर पाई है। दिस इज अगेन गोइंग टू बिकम ए बिग रिकॉर्ड। तो इसलिए बेसिकली केवल एक आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक, मैं तेरी बाह मरोड़ूंगा तू जब तक मेरी बात नहीं मानेगा, उसे गुंडागिरी कहें, दादागिरी कहें, बपौती कहें, वो जो भी शब्द कहें, पर विश्व में ब्रिटेन ने ऐसा करके एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। ये डॉक्टर अतुल अग्रवाल का कहना है। पर अतुल अग्रवाल साहब ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अंतर को परिभाषित किया। डॉक्टर अनिल गोयल साहब से ही समझने की कोशिश करता हूं कि एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड में क्या कोई अंतर है जिसके चलते ब्रिटेन इस प्रकार का कदम उठा रहा है? नहीं, एस्ट्राजेनेका की तो कोविशील्ड है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फाइनली डेवलप किया, तो इसमें कहीं कोई है नहीं। ये कोवैक्सीन बायोटेक ने किया, वो लाइव एटीन्यूएटेड वायरस है, वो अतुल जी ने अभी बताया जी। लेकिन कोविशील्ड जो बनाई डेवलप किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, वही 5 मिलियन जाकर ब्राइटन को लगी है जी। ये मैं बोल रहा हूँ। तो कोविशील्ड जो नाम है वो सेम दूसरे नाम से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के नाम से वहां लगी है जी। कोविशील्ड सेम वैक्सीन है जो एस्ट्राजेनेका को ब्रिटेन में मिल रही है या हिंदुस्तान में मिल रही है। एक बात समझ जाओ गोयल साहब, क्या आपको ऐसी कोई संभावना दिखती है कि भारत ने पिछले कुछ समय में अपनी वैक्सीन निर्माण की क्षमता को बड़े स्तर पर बढ़ा लिया है? खबरें ये आ रही हैं कि कुछ ही समय में हम न केवल भारत की जरूरतों को बल्कि विदेश में भी आवश्यकता अनुसार वैक्सीन की सप्लाई कर सकेंगे। तो अन्य फार्मा कंपनियां दहशत में आके ब्रिटेन का इस्तेमाल कर ली और एक वातावरण खराब करने की दृष्टि से इस प्रकार का कदम उठा दिया, क्योंकि ये कोविशील्ड केवल भारत के संदर्भ में नहीं, जहां पर भी कोविशील्ड लगी होगी ये तो हर एक कोई खारिज कर देंगे। तो कुल मिलाकर शुद्ध व्यापार की खातिर मनुष्य जाति के साथ में खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बिल्कुल ऐसा संभव है, बिल्कुल हो सकता है कि ये एक बिजनेस राइवलरी के कारण किया गया हो। ये इसलिए किया गया हो कि देश ने जो आज 22 से 25 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन अभी हमको ऑनरेबल मांडविया साहब ने बताया जो कि अक्टूबर में अवेलेबल होंगी। ये एक इतिहास है जो इस देश ने रचा है, और उसके पीछे सिर्फ साइंटिस्ट का ही नहीं, वो बहुत सारी रेड टेपिज्म भी खत्म हुए हिंदुस्तान में, बहुत सारे अप्रूवल्स को भी विद इन आवर्स हुआ है। इसके कारण हम ये वैक्सीन 9 महीने में डेवलप कर पाए, और इतनी तेजी से जो और एक और भी है जिस वजह से बहुत सारी और कंपनी भी जिनको लाइसेंस दिया गया, तो R&D कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लेकिन बहुत सारी और फार्मास्यूटिकल कंपनी भी उसको बना सकती हैं। इसलिए ये इतना ज्यादा नहीं तो एक इतना प्रोडक्शन कोविशील्ड का 22 करोड़ का एक महीने में मिलना ये संभव नहीं था। इसमें पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट है, पूरा रेड टेपिज्म को निगेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आपका सवाल था कि क्या ये बिजनेस राइवलरी हो सकती है? निश्चित रूप से हो सकती है। किसी देश ने, मुझे लगता है विश्व में किसी ने नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान इतना बड़ा काम, इतना बड़ा आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ा सकता है वैक्सीनेशन में, और एक्सपोर्ट भी कर सकता है जी। तो निश्चित रूप से जो आपने कहा ये कहीं ना कहीं विचार का, सोच का, इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या ये वैक्सीन कंपनियों की बिजनेस राइवलरी है जो ये सोचते थे। आपने क्वालिटी पर भी बात की, मैं एक लाइन में सिर्फ ऐड करना चाहता हूं। आपने कहा जो इंपोर्टेड कार आती है उसको हम लोग ज्यादा, मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात करता हूँ। वही कार जब हिंदुस्तान में बनती है तो उसकी 30 से 40% कॉस्ट हो जाती है,
उसके जितने स्पेयर्स हैं आसानी से मिल जाते हैं, उसकी सर्विस 50% 40% रह जाती है। मैं आज कभी भी इंपोर्टेड कार नहीं खरीदता। बड़ी से बड़ी कार खरीदनी है, जो कार के स्पेयर्स हिंदुस्तान में बन रहे हैं वही कार खरीदता हूं। मैं सबसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कार भी उतनी ही अच्छी है जी। ये सब पता चला एक एक महीने कार आपकी खड़ी रही वहां पर वर्कशॉप में, क्योंकि वो पार्ट ही नहीं अवेलेबल है। तो हमको अपना भी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मैं अपने आप को सक्षम महसूस करता हूं कि मेरा देश बहुत तेजी से आगे जा रहा है और मैं देश की बनी हुई चीजों को खरीदने में विश्वास रखता हूं, उन पर मेरा विश्वास है। जैसे वैक्सीन पर भी है उसी तरह कार पर भी। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी डॉक्टर अनिल गोयल साहब ने की है, लेकिन मैं बातचीत को आखिरी चरण में ले जाता हूं। मैं एक बार फिर डॉक्टर रितु सक्सेना से कोशिश करता हूं, लगातार मेरा प्रयास है कि कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका के अंतर को हम इन कार्यक्रम में अपने दर्शकों के बीच साझा करें। आखिरकार ब्रिटेन ने फैसला लिया है, हम कोविशील्ड लगे हुए लोगों को अनवैक्सीनेटेड मानेंगे। उस ब्रिटेन ने जिसने अपने नागरिकों को खुद एस्ट्राजेनेका लगवाई है। एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड नाम अलग है, अंदर जो उसका मटेरियल है वो सेम है, ऐसा बताया गया है। फिर भी ये फैसला है, क्या वाकई मटेरियल में कुछ अंतर है? जो ब्रिटेन का पानी है एस्ट्राजेनेका में वो कुछ अलग है, जो भारत का पानी है वो कुछ अलग है, वहां का वायरस कुछ अलग है, यहाँ का वायरस कुछ अलग है। क्या कुछ अंतर है या नहीं है? इतना ही रितु सक्सेना जी आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा कोई दोनों ही वैक्सीन जो आप बता रहे हैं, जो यूके में जो ब्रिटेन में लग रही है और जो हमारे इंडिया में लग रही है जी, दोनों ही बायो इक्विवेलेंट है। मतलब वो दोनों एक तरह से एक जैसी वैक्सीन है। लेकिन अभी जैसा कि स्टेटमेंट भी आई है, अभी काफी प्रेशर के बाद ब्रिटेन की तरफ से आ गया है कि वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है उनके। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों वैक्सीन बायो इक्विवेलेंट का मतलब होगा दोनों एक जैसी वैक्सीन, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और इसको मतलब क्यों अप्रूव नहीं कर रहे, ये रीजन आई थिंक वही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट बाकी रितु सक्सेना भी इस बात को समझ पाने में नाकाम है। लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए डॉक्टर अतुल अग्रवाल आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर इस समय पर आप भारत सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं बतौर साइंटिस्ट? इस प्रोग्राम के संदर्भ में आपका कंसर्न है, भारत के लोगों ने एक विश्वास के साथ ये वैक्सीन लगवाई, ये वैक्सीन लगने के साथ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कई लोग तो अपनी यात्रा की तैयारी के बाद वैक्सीन भी इसलिए लगवा लिए कि यात्रा का परमिट ही तब मिलेगा जब वैक्सीनेटेड होंगे, नहीं तो कई लोगों को अभी भी देश में इस बात को लेकर संशय कि वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं। और अब बताया जा रहा है आपने जो लगवाई उससे आपका काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा आप बताएं भारत सरकार को अब क्या करना चाहिए? सर, भारत सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और मुझे विश्वास है कि बहुत दृढ़ता से अपना पक्ष रखेगी और हम विजयी होंगे। लेकिन आपने एक और प्रश्न को जन्म दिया और शायद आज हम मिस कर जाते जी। 10 करोड़ के करीब कोवैक्सीन लग चुकी है जी। कोवैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है जी कोविशील्ड के तुलना में जी। उसके बावजूद भी WHO लाइसेंसिंग इसको नहीं दे रहा है और मीटिंग की तारीख पर तारीख बदलता चला जा रहा है जैसे भारत की अदालत होती है जी। कितना बड़ा डेटा उसको चाहिए? मेरे ख्याल में जितना बड़ा डेटा भारत बायोटेक ने WHO के सामने रखा है इतना विश्व की किसी भी वैक्सीन ने नहीं रखा। आप खुद इस बात को देख रहे हैं कि वो पहले सितंबर में परमिशन देंगे, फिर 5 अक्टूबर को, फिर 6 अक्टूबर को डेटा स्टडी कर रहे हैं। वो WHO जो कारण तो ढूंढ नहीं पाया कहां से आया, लेकिन उसे भारत की कोवैक्सीन में सब खराबी नजर आ रही है। सर, स्पुतनिक को भारत में परमिशन मिल गई है, लेकिन स्पुतनिक का कोई भी डेटा मेरी नॉलेज में आज तक नहीं आ पाया है। मैं भी कोशिश कर करके हार गया, लेकिन स्पुतनिक बिना डेटा के पूरे विश्व में लग रही है और कोवैक्सीन 10 करोड़ को लगने के बाद भी WHO की लाइसेंसिंग लिस्ट में नहीं है। ये बहुत कुछ बताता है कि किस ढंग से भारत के विरुद्ध सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन हम आत्मनिर्भरता की तरफ जिस दृढ़ता से बढ़े हैं जी, तय बात है कोविड वैक्सीन में हम अगले साल तक सिरमौर होंगे, सर्वे सर्वा होंगे और विश्व को कोविड से हम ही बचाएंगे। हमने जब RT-PCR इतने टेस्ट डेवलप कर लिए, सब कुछ कर लिया,
जी। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1200 रुपए की पीपीई किट खरीदी थी, अब वो 200-250 की मिल जाती है। किस मुश्किल से हम लोग पिछले साल अपने अस्पताल में काम चलाते थे, आज हम पर सब कुछ है, बस समस्या यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी की है डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब ने, लेकिन देश के संदर्भ में एक गर्व के क्षण है कि भारत की उपलब्धियों के चलते पूरा विश्व हलाकान है, परेशान है। तमाम विश्व की फार्मा कंपनियां इस बात से लेकर परेशान है कि कोविड महामारी के दौरान भारत की उपलब्धियां इस कदर चमत्कृत करने वाली कैसी हैं। जो कुछ ब्रिटेन के द्वारा किया गया है उसको भी इससे इतर नहीं देखा जा सकता। जैसा कि डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब ने बताया कि 10 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन लग चुकी, लेकिन WHO अभी भी उसे अनुमति देने के लिए तारीख ही दे रहा है, अनुमति नहीं। तो कुल मिलाकर इस देश के लोगों को अपने संदर्भ में हो रही इस उपलब्धि को भी जानना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों को समझते हुए सरकार के साथ खड़ा भी होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ब्रिटेन के द्वारा उठाए गए कदम को समर्पित है। हमारे शेर ये कहता है कि उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे वफा क्या है। तर्जे वफा जाति के संदर्भ में प्रयोग होता है। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे वफा क्या है, हमें एक शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। चक बस्त ने जो ये शेर लिखा था, यह हमारी जिजीविशा, हमारी जीवटता, हमारी जुझारूपन को साबित करता है। कुल मिलाकर दुनिया जिस भी तरीके से रोकने की कोशिश करे, पर भारत प्रगति की जिस राह पर बढ़ चला है उसमें अब रुकने वाला नहीं है। कोविड के दौरान भारत ने अब तक 55 करोड़ से ज्यादा RT-PCR टेस्ट किए हैं। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। 85 करोड़ से ज्यादा लोगों के संदर्भ में कोरोना के डोजेस लग चुके हैं। यह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अचंभे का विषय है। तो कुल मिलाकर तीसरी लहर की समाप्ति शुरू होने से पहले ही अगर हम इसका दावा कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने बड़ी संजीदगी से इस लड़ाई को लड़ा है, इसलिए हम इस मुकाम पर खड़े हैं। तो अपने हौसले को बनाए रखिएगा और इस जंग को जीत के दिखाइएगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।